ये कहानी है मीरा नाम की एक लड़की की, जिसकी खूबसूरती और नजाकत के लोग दीवाने हैं। उसके चाहने वालों की सूची में 2 राज्यों के सम्राट भी है। ये कहानी हमें बताती है कि जब एक आम लड़की को राजा चाहने लगे तो ऐसा रिश्ता केवल बर्बादी को ही जन्म देता है। कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से। तारा और माया दोनों सहेलियां जो सगी बहनों से बढ़कर रहती है। तारा एक राजकुमारी है जबकि माया एक दासी की बेटी। माया के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक आम दासी की संतान होने के बावजूद इसके साथ ही माया को तारा के साथ नृत्य सीखने का भी मौका मिला है। माया तारा से बहुत अच्छा नृत्य करती है, उसके एक्सप्रेशन कमाल के हैं और इसी वजह से तारा को माया से जलन होने लगती है। खैर जो भी हो, ये दोनों बड़ी होकर रसा देवी की तरह बनना चाहती है। रसा देवी के सामने बड़े बड़े राजा पानी भरते हैं। वो अपने समय की पद्मिनी थी। उसकी काम कला के आगे बड़े बड़े राजा लट्टू थे। अब रसा देवी लड़कियों को कामा सूत्रा की शिक्षा देती है। कामा सूत्रा की पढ़ाई एक तरह से कंपलसरी कोर्स है। वो दासियों को अपने राजा को खुश करने की कला सिखाती है। वो दासियां जिन्हें राजा अपने हरम में रखता है और उनका तो काम होता है राजा को खुश रखना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना। बचपन से ही तारा का भाई विक्रम सिंह माया को पसंद करता था और वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता था, पर विक्रम फिजिकली डिसेबल था। माया उसे पसंद भी नहीं करती थी। वो कभी भी उसकी दासी या रानी बनना नहीं चाहती थी। उसकी खुद की इच्छाएं थी। देखते ही देखते तारा और माया जवान हो जाती है और एक दिन राजा के सामने नृत्य करने के दौरान राजा अपनी बेटी की तारीफ करने की बजाय माया की तारीफ करता है। हालांकि दोनों ही खूबसूरत है, पर माया के शरीर में एक अलग ही नजाकत है। राजा माया को कपड़े का एक नया जोड़ा देता है। इस पे माया बहुत खुश होती है क्योंकि जीवन में उसे पहली बार नए कपड़े मिले हैं, क्योंकि आज तक वो तारा के यूज्ड कपड़े पहन रही थी। पर तारा कहती है कि ये कपड़े भी मेरे पहने हुए हैं। असल में तारा उससे जलने लगी थी, क्योंकि दासी होने के बावजूद वो हर मामले में उससे बेहतर थी। तारा उसे जलाने के लिए कहती है कि ये कपड़े तुम मेरी शादी में पहनना। तारा की शादी तय हो चुकी है। उसकी शादी पड़ोसी राज्य के राजा राज सिंह से तय है। असल में तारा के पिता ने ये शादी एक राजनीतिक संधि के तहत तय की है ताकि दोनों राज्यों के बीच शांति कायम रहे। जब राजा राजनीतिक संधि के तहत शादी के समारोह के लिए आता है तो तारा की बजाय माया पर उसकी नजर टिक जाती है। ये बात राजकुमारी तारा को इतनी खटकती है कि वो माया की इंसल्ट करती है और उसके चेहरे पे थूक देती है। माया इस अपमान का बदला जरूर लेगी, बस वो मौके की तलाश में है। वो उसे ऐसा घाव देने वाली है जो उसे जीवन भर सताएगा। माया शादी के दिन इतने अच्छे से संवरती है कि सभी की नजर उस पे होती है। हालांकि ये कपड़े तो तारा के थे, पर माया पे ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। तारा का भाई विक्रम जो कि एक राजकुमार है, वो माया से शादी करना चाहता है और आज वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर माया उसे कोई भाव नहीं देती, क्योंकि एक बार तो माया को तारा से अपने अपमान का बदला लेना है। माया ने बचपन से ही तारा के यूज किए कपड़े पहने हैं। उसने हर चीज तारा की यूज की गई इस्तेमाल की है, जबकि उसे भी नया चाहिए था। पर अब वो माया उसे ऐसा तोहफा देने वाली है जिसे उसने तारा से पहले यूज कर लिया हो। माया तारा की शादी से पहले वाली रात राजा राज सिंह के पास पहुंच जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। माया को राज सिंह के साथ सोते हुए तारा का भाई विक्रम सिंह देख लेता है और उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि बचपन से वो माया को पसंद करता था। अगले दिन जब तारा की बिदाई हो रही थी तो माया उसके कानों में कुछ कहती है कि उसने अपने पूरे जीवन में उसकी पुरानी चीजों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वो अपने पूरे जीवन में एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करेगी जिसे उसने पहले यूज कर लिया हो। तारा ये इशारा साफ साफ समझ जाती है। दूसरी ओर ये जानते हुए भी कि तारा राज सिंह के साथ रिलेशन बना चुकी है, विक्रम सिंह फिर भी माया के साथ शादी रचाना चाहता है। हालांकि विक्रम सिंह की माँ कहती है कि बहन एक राजकुमार से शादी कर रही है और भाई एक नौकरानी से, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। पर विक्रम सिंह को सिर्फ माया चाहिए थी, इसलिए मजबूरन महारानी को माया से पूछना पड़ता है कि क्या उसके बेटे से शादी करेगी, पर माया मना कर देती है और अब तो विक्रम सिंह मानो पागल हो जाता है। वो महारानी को बता देता है कि माया कल रात राज सिंह के साथ सो चुकी है और ये जानकर महारानी माया को राजमहल से निकाल देती है। विक्रम उसकी तरफ घुंघरू फेंकता है और कहता है कि इसे पहन लो ताकि दुनिया को पता चल सके कि एक वेश्या आ रही है। अब माया के सर पे कोई छत नहीं थी, पर फिर भी उसे आस थी कि वो किसी दूसरे राज्य में रहने का प्रबंध कर लेगी, इसलिए वो राजा राज सिंह के राज्य में चली जाती है। यहाँ एक घाट पर राजा राज सिंह के शाही मूर्तिकार जय कुमार की नजर उस पे पड़ती है। बहुत समय पहले से जय कुमार मूर्ति का काम कर रहा है। उसने उसका बेस तो तैयार कर रखा है, पर उसे किसी पद्मिनी की जरूरत थी जो उसे मूर्ति बनाने के लिए इंस्पायर करती। जब वो माया को देखता है तो अपना परिचय देता है और उसे अपने वर्क स्टेशन पर ले आता है। जय कुमार उसकी खूबसूरती को अपनी मूर्ति में ढालना चाहता है, इसलिए उसे छूता है, पर माया को उसका छूना पसंद नहीं आता। जय कुमार उसे समझाता है कि उसके इरादे नेक है, वो एक मूर्तिकार है और उसे अपने हाथों से ही काम करना पड़ता है। जब तक राजकुमार उसे छुएगा नहीं तब तक उसकी बॉडी की शेप को समझ नहीं पाएगा।
जय कुमार उसके रहने के लिए रसा देवी के स्कूल में प्रबंध कर देता है। यहाँ रहकर वो रसा देवी से कामा सूत्रा के लेसन सीखती है और उसकी हर कला में खुद को परिपक्व कर लेती है। इधर जय कुमार के साथ भी उसकी नजदीकी बढ़ने लगती है। माया ने अपने जीवन में ऐसा अट्रैक्शन कभी फील नहीं किया था जैसा उसे इस वक्त जय कुमार के साथ हो रहा था। एक दिन माया कहती है कि तुम भी दूसरे मर्दों जैसे हो सकते हो। जय कुमार माया को मर्दों के कपड़े पहनाकर एक वेश्यालय ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि दूसरे मर्द कैसे होते हैं। वो देखते हैं कि वेश्यालय में मर्द महिलाओं के साथ जानवरों की तरह पेश आते हैं, उन्हें किसी वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझते। वेश्यालय में राज सिंह भी आया था। असल में उसे वेश्यालय में इसलिए आना पड़ा क्योंकि हरम की औरतों से उसका मन भर गया था। उसकी पत्नी तारा ने भी उससे दूरी बना ली थी क्योंकि शादी की पहली रात उसने बिस्तर पर तारा के बदले माया का नाम पुकार लिया था और इसके बाद से ही उनके बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं बन सकी। इस वेश्यालय से वापस आने के बाद माया राजकुमार को और ज्यादा पसंद करने लगती है क्योंकि वो दूसरे मर्दों की तरह नहीं था और अब ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। कुछ दिन बाद जय कुमार ने मूर्ति तो बना ली थी पर काम में उसका जरा भी मन नहीं लग रहा था। उसका सारा ध्यान केवल माया पे था। उसे लगता है कि अगर वो माया से दूर रहेगा तो वो अपना काम पहले की जैसे कर पाएगा, इसलिए एक दिन वो माया को खुद से दूर कर देता है। माया के लिए बड़े दुख का पल था क्योंकि उससे प्यार करने लगी थी। उसे लगता है कि जैसे जय कुमार ने उसका फायदा उठाकर उसे धोखा दिया है। माया वापस रसा देवी के पास आती है। रसा देवी माया से कहती है कि जय कुमार अच्छा आदमी है, तुम्हें उसे एक मौका और देना चाहिए। वो पूरे जीवन में अकेला रहा है इसलिए वो उसकी अहमियत नहीं समझता। देखना वो तुम्हें ढूंढते हुए जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। जब जय कुमार मूर्ति बनाकर तैयार कर लेता है तो उस मूर्ति को देखने राजा राज सिंह वहाँ पे आता है। जब वो मूर्ति देखता है तो दंग रह जाता है। वो मूर्ति पे मोहित हो जाता है और किसी भी हालत में उसे वो लड़की चाहिए जिसे देखकर जय कुमार ने ये मूर्ति बनाई है। पर जय कुमार कहता है कि वो लड़की अब यहाँ पे नहीं रहती, वो चली गई है। जय कुमार समझ जाता है कि राजा माया को अपने हरम में रखना चाहता है पर जय कुमार तो माया को पसंद करता है। वो माया को ढूंढते हुए रसा देवी के पास पहुँचता है पर माया उससे मिलने के लिए मना कर देती है। इधर राजा राज सिंह राज्य में माया को ढूंढने की आज्ञा जारी करता है और लोगों के बीच इसकी घोषणा करवा देता है और जल्दी माया को ढूंढ लिया जाता है। जब तारा को पता चलता है कि हरम में नई दासी आई है जिसका नाम माया है तो वो समझ जाती है कि वो कौन है। जब तारा माया को देखती है तो गुस्से से उबलने लगती है पर महारानी तारा को समझाती है कि वो रानी है, उसकी हैसियत माया से कहीं ज्यादा है। ऐसी दासियां आती जाती रहती है। रसा देवी ने भी एक समय उसके पति को मोह रखा था। चाहे कितनी भी दासियां आए, रानी हमेशा रानी रहती है। राजा राज सिंह औरतों और नशों में इतना बर्बाद हो चुका है कि उसे अपने राजपाट से घंटा कुछ लेना देना नहीं है। पड़ोसी राजा शाह उस पर हमला करना चाहता है, उसके राज्य को जीतना चाहता है। जब इसकी खबर राजा को दी जाती है तो इसे नजरअंदाज कर देता है और राज्य के वजीर से कहता है कि राजपाट को देखना तुम्हारा काम है, मेरा काम सिर्फ प्यार करना है। उस रात को माया के साथ बिताता है। वो पहले भी उसके साथ रिलेशनशिप बना चुका है इसलिए ये रात उसके लिए बेहतरीन रही और अगले दिन उसका मूड बहुत अच्छा था और मूर्तिकार जय कुमार को फ्रेंडली कुश्ती के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि इस कुश्ती का रिजल्ट पहले से ही तय होता है। जय कुमार को सिर्फ मार खानी है, वो राजा को पटकनी नहीं दे सकता। लेकिन कुश्ती में बिल्कुल उल्टा होता है। जय कुमार राजा को सबके सामने पटकनी दे देता है, हालांकि उसने ये सब गलती से किया था। राज सिंह जय कुमार से कहता है कि अगर वो ऐसी गलती दोबारा से करेगा तो उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। इसके बाद एक शाम महल में दावत का प्रबंध किया जाता है। इस दावत में राजा राज सिंह शाही मूर्तिकार जय कुमार को माया की एक मूर्ति बनाने का काम सौंपता है। जय कुमार के लिए मौका था जो अपनी पद्मिनी से मिलने वाला था। वो माया से प्यार करता है और उसे इस बात का बड़ा दुख है कि उसने उसका तिरस्कार किया। राजमहल में रहते हुए माया और तारा फिर से नजदीक होने लगती है। माया तारा से कहती है कि वो उससे उसके पति को नहीं छीनना चाहती। उस रात जब तारा की शादी होने वाली थी तो उसने गुस्से में केवल उससे बदला लेने के लिए राज सिंह के साथ रात बिताई थी। असल में वो शाही मूर्तिकार जय कुमार को पसंद करती है। वो अपनी जिंदगी जय कुमार के साथ बिताना चाहती है, वो राज सिंह के हरम में नहीं रहना चाहती। अगले दिन जब राजा राज सिंह माया की मूर्ति बनाने के लिए जय कुमार को बुलाता है तब राजा राज सिंह सबके सामने माया के शरीर को छूता है। राजा की हरकत जय कुमार को जरा भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि माया उसका प्यार है, इसलिए वो राजा से आदर पूर्वक आग्रह करता है कि वो थोड़े समय के लिए माया को उसके साथ अकेला छोड़ दे। उसे मूर्ति बनाने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तब राजा उसे माया के साथ अकेला तो छोड़ देता है पर उसे शक हो जाता है कि माया और राजकुमार के बीच में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि पहले भी इसने माया की मूर्ति बनाई थी तो हो सकता है कि इन दोनों को प्यार हो गया हो। इसके बाद जब जय कुमार हरम में माया से मिलने जाता है तो माया उसे अपनी सारी नाराजगी जताती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए राजा के हरम में ये दोनों अक्सर मिलते रहते हैं। इसमें बड़ा ही खतरा था पर जय कुमार छुप छुप कर माया से मिलने आता है। वो उससे शादी करना चाहता है पर फिलहाल
फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि माया के साथ उसके संबंध है तो वो उसे निश्चित रूप से मरवा देगा। इधर रानी तारा की भी इमोशनल कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि राजा उससे प्यार नहीं करता। वो तो वैसी है जो दूसरी औरतों के पीछे पड़ा रहता है। तारा बीमार होने का नाटक करती है ताकि इसी बहाने कम से कम डॉक्टर तो उसे छू ले और खुद को वो शांत कर ले। एक दिन राजा राज सिंह की माँ उसे बताती है कि पड़ोसी राजा शाह तारा के भाई विक्रम सिंह के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है, पर राज सिंह उसे हल्के में टाल देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब कमजोर है, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। राज सिंह तारा के भाई विक्रम सिंह को दरबार में बुलाता है और उसकी बेइज्जती करता है, उसके अपाहिज हाथ और उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता है। पर उसने राजा विक्रम सिंह को हल्के में ले लिया था, क्योंकि विक्रम सिंह उस पे भारी पड़ने वाला है। विक्रम सिंह अपनी बेइज्जती सहकर वहाँ से चला तो जाता है, पर वो वापस लौट के जरूर आएगा अपनी सेना के साथ उसके राज्य पे आक्रमण करने के लिए। वही राजा को अपने हरम में माया अपने साथ मन मर्जी करने नहीं देती और कहती है कि उसकी दासी नहीं है, उसका हुक्म उस पे नहीं चलेगा। असल में राजा राज सिंह माया को पसंद करता है। उसने पहली बार किसी लड़की से रिजेक्शन झेला है। वो समझ जाता है कि माया और जय कुमार के बीच रिलेशन है, इसलिए वो एक बार फिर से जय कुमार को कुश्ती के लिए चैलेंज करता है। इस बार कुश्ती हाथों से नहीं होगी, बल्कि खंजर और लोहे के पंजों से होगी। राजा राज सिंह अफीम के नशे में है और जय कुमार पर जानलेवा हमला करता है। जय कुमार भी बात को समझ जाता है कि ये लड़ाई आर पार की है, इसलिए वो भी चाहता है कि वो राज सिंह को मार गिराए, क्योंकि उसी की वजह से वो अपने प्यार से दूर है। लड़ाई भयंकर हो जाती है और इससे पहले कि जय कुमार राजा राज सिंह को मार देता, उसके सैनिक उसे पकड़ के ले जाते हैं और अगले दिन राजा राज सिंह जय कुमार को माया के साथ हरम में देख लेता है और बौखला जाता है और उसे जेल में डलवा देता है। माया भागती हुई तारे के पास जाती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, वो जय कुमार को छुड़वा सके। पर जब वो तारे के पास जाती है तो देखते ही तारा मानसिक रूप से इतनी बीमार है कि उसने अपनी नस काट ली है और वो मरना चाहती है। माया उसे बचाती है और कहती है कि उसे कामासूत्रा के रंग सिखलाएगी, लेकिन इसके बदले उसे जय कुमार को छुड़वाना होगा। राजा राज सिंह माया के प्यार में पागल है और उसके रिजेक्शन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए वो हर वक्त अफीम के नशे में रहता है। तारा उससे रोमांस करने की कोशिश करती है, पर वो होश में नहीं होता, इसलिए वो उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि उसने कभी भी उससे प्यार नहीं किया, वो एक महज जानवर है। एक दिन माया जय कुमार से मिलने जाती है, जो कि पत्थरों के बीच पेड़ियों से बंधा हुआ था। यहाँ माया जय कुमार से मिलती है और अपने और जय कुमार के प्यार के प्रतीक के रूप में वो अपने बाल पत्थरों से रगड़कर काट लेती है। वो अपने छोटे बालों के साथ राजा राज सिंह के पास जाती है और कहती है कि वो उसे हर खुशी देगी, हमेशा उसकी दासी बने रहेगी, पर उसे जय कुमार को छोड़ना होगा। पर राजा राज सिंह के लिए अब बात केवल शारीरिक संतुष्टि की नहीं है, वो माया से प्यार करता है और अपने लिए वही प्यार वो माया से चाहता है जितना कि वो जय कुमार से करती है। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितनी मिठास माया की जय कुमार के प्रति है वो उसे कभी नहीं मिल सकती। इसलिए राजा राज सिंह जय कुमार को हाथी से कुचलवाने का आदेश देता है। यहाँ पे पूरी प्रजा के लोग इकट्ठा हुए हैं जो राजा की चापलूसी में उसकी जय जयकार कर रहे हैं। सबके सामने जय कुमार को हाथी से कुचलवाकर मार दिया जाता है। माया भी उस भीड़ में जय कुमार को मरते देख रही थी। इसके बाद अफीम के नशे में पड़े राज सिंह को पड़ोसी राजा शाह का तोहफा मिलता है। संदूक में राज सिंह के वजीर का सर है। तारा के भाई विक्रम सिंह शाह के साथ मिलकर राज सिंह के महल पे हमला कर देता है और वो राज सिंह के किले पे बिना किसी प्रतिरोध के घुस आते हैं। इसका मतलब ये है कि राजा राज सिंह की सतह पर अब विक्रम सिंह और शाह का कब्जा हो चुका है और आज राज सिंह जिंदा है उनके रहमो करम पे। माया भी किला छोड़ के जा चुकी है, शायद अब वो किसी भी राजमहल के नजदीक भी ना जाए। राजमहल की तड़क भड़क ने उसकी जिंदगी और प्यार दोनों छीन लिए और इसी दुखद अंत के साथ ये फिल्म समाप्त होती है।